हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट जीएस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधियां, जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स, जो व्यूवर्स न्यू हैं इस चैनल पे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए फ्रेंड, डिस्कस करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है और ये अंतर्राष्ट्रीय संधियां क्यों लागू की गई है और क्यों ये एग्ज़ाम में आती, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक एग्ज़ाम में ये रिपीट होते। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। यह इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्धित करती है, यानी उसको फोर्स करती है। यह वैज्ञानिकों की राय पर आधारित है, जिसके पहले भाग के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और दूसरे भाग के अनुसार इसकी संभावना अधिक है कि यह मानव निर्मित CO2 के उत्सर्जन के कारण हो रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। वर्तमान में 192 पार्टियां इस प्रोटोकॉल में हैं। दिसंबर 2012 में कनाडा इस प्रोटोकॉल से हट गया था। फ्रेंड्स, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां की गई हैं जिससे हमारी जो नेचर, हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए, यहाँ की जो मतलब नेचर में हमारा जो भी है उसको सेव करने के लिए। ये संधियां कब शुरू हुई थी? 1997 में। कौन से देश से शुरू हुई थी? जापान से शुरू हुई थी। 16 फरवरी 2005 को यह लागू किया गया था। वर्तमान में कितनी पार्टियां इसमें शामिल है? 192, यानी 192। 2012 में जो कनाडा देश है वो इस संधि से हट गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर प्रश्न ऐसे ही आ जाता है कि ये कौन से देश से शुरू की गई थी और कौन सा देश इससे हट गया था। जो मानव निर्मित गैस है यानी CO2 है, उसके बढ़ने की वजह से हमारा जो नेचर है उसके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ रहा है। तो इन सब को रोकने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए संधियां की गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का उद्देश्य था कि कानूनी तौर पर एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता स्थापित करना, जिससे सभी भाग लेने वाले राष्ट्र ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे से निपटने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए खुद प्रतिबद्ध हुए। इस लक्ष्य के शिखर सम्मेलन में वर्ष 2012 में 1990 के स्तर से 5.2% की औसत कम करने पर सहमत हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए उत्तरदायी जो गैसें हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जो ह्यूमन ने बनाई है, यानी हमारी वजह से ये सब हो रहा है। तो पहला है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड है हमारा, वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सी गैस है? CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। थर्ड है हमारा, भोपाल गैस त्रासदी के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस से मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। चौथा है हमारा, गिद्ध प्रजाति समाप्ति के लिए उत्तरदायी तत्व या दवा कौन सी है? डाइक्लोफिनाल सोडियम। पशु दर्द निवारक दवा होती है ये, और जो पशु मर जाते हैं उसको जब गिद्ध खाते थे तो उनमें, उन पशुओं में ये दवा थी, जिसकी वजह से जो गिद्ध की प्रजातियां थी वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगी हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, अम्ल वर्षा के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? SO2 है। फ्रेंड्स, ये जितने भी टॉपिक हैं ये पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से डायरेक्ट ही प्रश्न आ जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। और गिद्ध जो प्रजातियां खत्म हो रही हैं उनके लिए वो क्यों खत्म हो रही हैं? वो जो पशु मर जाते थे उनको फेंक दिया जाता था और गिद्ध उनको खाते हैं, तो उनके अंदर जो दवा डाल रखी है उसकी वजह से उन गिद्धों की मृत्यु हो जाती थी। और अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है? SO2 है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? CO2 है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमने पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसों के बारे में। अगला हम पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो कारक हैं, जो वजह है उसको पढ़ लेते हैं।
औद्योगिकरण का तीव्र विस्तार ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक है। हम सब जानते हैं कि जो फैक्ट्रियां वगैरह जो बन रही हैं, उनसे जो धुआं निकल रहा है, उससे बहुत ही ग्लोबल वार्मिंग फैल रही है। वो सब इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। सेकंड है नागरीकरण एवं शहरीकरण का बढ़ता जंजाल। जो हमारा शहर है, जो नगर बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, जंगलों को काट के, खेतों को डिस्ट्रॉय करके, तो इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा वनों का तेजी से क्षरण, मतलब वनों को हम काट दे रहे हैं अपने फायदे के लिए और दोबारा से हम पेड़ लगाते नहीं हैं। नेक्स्ट है बढ़ता उपभोक्तावाद। हमको ज़रूरत है वो रोजी रोटी की या कुछ करने की, हम इंडस्ट्री बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बहुत बैड इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा जीवाश्म ईंधनों या परंपरागत ईंधन का बढ़ता प्रयोग, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल हम लोग सब यूज़ कर रहे हैं, इसका धीरे धीरे उसका उपयोग बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम जीवाश्म जो ईंधन है, जो परंपरागत ईंधन है, उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट वन लाइनर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी समूह को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। प्रश्न जैसे डायरेक्ट आ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी समूह को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस CO2 है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जल वाष्प है। नेक्स्ट है कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट है कार्बन व्यापार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है पेरिस समझौता से अलग होने वाला पहला देश है USA है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी देश चीन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो उसकी वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। पहला है ग्लेशियर या हिमनद जो होते हैं तेजी से पिघलेंगे, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और इस जल स्तर की वजह से बाढ़ आने की, सुनामी आने की आशंका फैल जाती है। नेक्स्ट है मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाएगा, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि। नेक्स्ट है त्वचा जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाएगा। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो जो हमारे स्किन्स होती हैं उसके ऊपर बहुत सारा बैड इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से त्वचा रोग फैलता है, जैसे दांत घात, खुजली, एक्जिमा आदि। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो जाती है, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, सुनामी आना, चक्रवात आना आदि। नेक्स्ट है कृषिगत उत्पादन तेजी से घटने लगता है, परिणाम स्वरूप खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है, जैसे जल संकट बढ़ सकता है आदि। आज हमने फ्रेंड्स पढ़ा क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।